गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा पुनः हाजिर हूँ लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के व्याख्यान को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, हम पारिस्थितिकी और लोक प्रशासन इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल हमने ये देखने का प्रयास किया कि वास्तव में लोक प्रशासन की पारिस्थितिकी से हमारा क्या तात्पर्य है, और जो ये पारिस्थितिकी है वो वास्तव में लोक प्रशासन को कैसे प्रभावित करती है, और वास्तव में लोक प्रशासन भी कहीं न कहीं कुछ जो है अपना प्रभाव एक पारिस्थितिकी पर छोड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में जो उसकी अलग अलग जो एक तरीके से विशेषताएं या खूबियां पाई जाती है, वो वास्तव में जो समाज में, जिस समाज में और जिस पारिस्थितिकी में लोक प्रशासन कार्य करता है, उस पारिस्थितिकी के अनुकूल जो है वो अपना व्यवहार को है एक तरीके से प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से हमने ये देखा था कि वास्तव में जब नव एक तरीके से माना जाए उपनिवेश से जो नए राष्ट्र आज़ाद हुए थे, जिन्होंने अपनी स्वाधीनता प्राप्त की, उन राष्ट्रों में जब हमने देखा कि जो प्रशासनिक सिद्धांत थे जो अमेरिका में एक तरीके से बेहतर कार्य कर रहे थे, उनकी जो है कुछ सीमाएं हमने देखी कि एक तरीके से विकासशील राष्ट्रों में ये दिखी। तो वास्तव में इसका तात्पर्य ये माना गया कि यहाँ की जो पारिस्थितिकी है, जो इस राष्ट्र की पारिस्थितिकी है, जो परिस्थितियाँ हैं, जो वातावरण है, उनके अनुकूल ही जो है एक तरीके से लोक प्रशासन को जो है उसके अनुकूल और उसके संतुलन को बनाते हुए जो है हमें जो है एक इंडिजिनस मॉडल को डेवलप करना पड़ेगा। जैसा कि पता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर के हम ऑप्शनल पेपर को डील कर रहे हैं। अगर आप मेरे कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टीट्यूट कोड है वो आप यूज कर सकते हैं, MEGA मेगा 5555। तो हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये देखा था कि लोक प्रशासन में का क्या जो है एक पारिस्थितिकी से हमारा क्या अर्थ था, कल हमने इसकी चर्चा की थी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि ये पारिस्थितिकी जो है लोक प्रशासन को किस तरीके से जो है प्रभावित करता है, और क्यों जो है लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी को या इकोलॉजिकल अप्रोच को इतनी महत्ता दी गई। आज हम अपनी चर्चा को सामाजिक पारिस्थितिकी से इसकी शुरुआत करेंगे। कल हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी कि आखिर प्रशासन की सामाजिक पारिस्थितिकी से हमारा क्या तात्पर्य है, इन सामाजिक पारिस्थितिकी का वास्तव में जो है हमारे प्रशासन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम अपनी चर्चा को पहले एक जो है इसी जो है सोशल इकोलॉजी के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे, और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत में जो है एक जो है सोशल जो इकोलॉजी है वो कैसा है, और उसका प्रशासन पे किस तरीके का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी से हमारा जो तात्पर्य है। कल हमने भी ये देखा था कि रिक्स ने भी ये कहा था कि किसी भी समुदाय का सामाजिक वातावरण, उसकी संस्थाओं, वर्गों, विभिन्न जातियों के बीच संबंधों, ऐतिहासिक विरासत, धन, परंपराओं, धर्मों, मूल्यों तथा आस्था, आदर्शों आदि पर निर्भर करता है। ये क्लियर कट बात है। साथ ही हमने ये भी देखा कि इन सभी कारकों का प्रशासन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कहा गया है कि लोक प्रशासन मानवीय तत्व से गहराई से प्रभावित होता है, और यह एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, क्योंकि समाज के मूल्य और समाज के जो है अपनी जो है मान्यताएं अलग अलग होती है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि लोक सेवा में शामिल होने से पहले एक सिविल सेवक जो होता है एक सामाजिक मूल्य, लोकाचार और परंपराओं को आत्मसात करता है। आखिर जिस लोक प्रशासक को जो लोक सेवक के बन पे आ रहे हैं, आपके प्रशासन में जिसे लाया जा रहा है, जो लोक सेवक के तौर पर जिनकी आप नियुक्ति करने जा रहे हैं, वो वास्तव में एक समाज का ही उत्पाद होता है, और उस समाज के मूल्यों का और उनके जो है अपनी
लोकाचार का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक समाज में एक व्यक्ति भी वास्तव में एक सामाजिक पशु होता है। तो वो जो सामाजिकता है वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है, और वो जो पूरा एक व्यक्ति का जो समाजीकरण किया जाता है, यानी सोशलाइजेशन ऑफ जो मैन होता है, उसका प्रभाव जब वो लोक प्रशासक के तौर पे नियुक्त होता है या लोक प्रशासन में वो जब एक तरीके से इंटर करता है, तो वो अपने कुछ मान्यताओं, कुछ मूल्यों और कुछ एक तरीके से धारणाओं को लेकर के वो जो है एक तरीके से इंटर होता है। अगर हमारा समाज जो है एक तरीके से विखंडित समाज नहीं है, एक समतामूलक समाज है, जिसे हम इगलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं, अगर उससे जुड़े हुए व्यक्ति प्रशासन में आते हैं, यानी समाज में कोई विखंडन नहीं होता है, किसी भी तरीके का परस्पर भेदभाव, द्वेष, जातिगत रूप से बटे हुए या फिर उनके बीच में किसी भी स्तर पे धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रता के आधार पे अगर उनके बीच में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है और वो वास्तव में एक एकीकृत दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं, तो इसका प्रशासन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर हम भारतीय समाज की बात कर ले, भारतीय समाज की एक विशेषता है कि पूरी भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है, और हमारे यहाँ जातियां जो है सामाजिक परिवेश को और सामाजिक जो है एक ढांचे को एक बुरी तरीके से प्रभावित करती है, और वास्तव में हर एक व्यक्ति एक जातिगत सोच को लेकर के चलता है, और वो जो जातिगत सोच एक लेकर के जब वो प्रशासन में आएगा तो वास्तव में उसकी सोच में कहीं संकीर्णता आएगी, और जो हम एक सामाजिक न्याय की संकल्पना को लेकर के जिसका एक मान लिया जाए मोरल एक एजेंट के तौर पर हम लोक सेवक के से आशा करते हैं कि वो सामाजिक मूल्यों और एक संवैधानिक जो है उद्देश्यों की प्राप्ति करे, तो वास्तव में इस तरीके की विखंडनवादी दृष्टिकोण और इस तरीके की संकीर्ण सोच को लेते हुए हम उन पुनीत और बड़े जो है एकीकृत ध्येयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लेकर के हमें कहीं ना कहीं लोगों में उनके स्तर पे जब जिस परिवेश में वो रहते हैं, उनकी जहां पे वो अपब्रिंगिंग होती है, जिस माहौल में वो पलते बढ़ते हैं, वहीं से उन्हें एक तरीके से एक ऐसे माहौल में रखने का प्रयास किया जाए जिसमें वो जो है एक समाज को तोड़ने वाला नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले एक सोच को लेकर के पैदा हुआ हो, और उसी सोच को लेकर के वो जो है एक प्रशासन में जो है उसकी जो है एक भागीदारी और उसकी जो है एक तरीके से जब नियुक्ति होगी, तभी हम वास्तव में अपने संवैधानिक मूल्यों को और सामाजिक न्याय को एक वास्तविक तौर पर धरातल पर उसे उतारने में हम सक्षम और सफल साबित होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि परिवेश में उन्होंने जो दृष्टिकोण विकसित किया है, वह लोक सेवा में उनके निर्णयों को काफी हद तक आकार देता है। वास्तव में जैसी आपकी सोच होगी, जिस तरीके की आपकी मानसिकता होगी और जिस दृष्टिकोण या जिस एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेंटल जो है एक स्टेटस को लेकर के आप प्रशासन में आते हैं, और वास्तव में जब आप प्रशासन में निर्णय निर्माण करते हैं तो उन जो है एक मानसिक दृष्टिकोण का आपके लिए गए प्रशासनिक निर्णय पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। इसे जो है एक सहज प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है। तो आम तौर पर यह माना जाता है कि विभिन्न शहरी सामाजिक स्तरों से आने वाले सिविल सेवक आम तौर पर जो है एक तरीके से खुद के लिए यानी स्वयं के लिए सेल्फ पर ज्यादा जो है एक तरीके से फोकस करता है, वो आत्महितों से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं अपनी जो है एक शक्तियों को जो है बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है। यानी ये जो इस तरीके के जो मानव होते हैं, वो जो मानव होते हैं वो वास्तव में शक्ति की एकत्रीकरण करने के लिए और शक्ति की केंद्रीकरण की जो है एक भावना को लेकर के चलता है, और अपनी एक तरीके से स्थिति, एक स्टेटस और पोजीशन को जो है वो इसके बारे में उसको ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए ही जो है एक तरीके से काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आम हितों के ऊपर वो जो है एक स्वहित या निजी हितों को तरजीह देता हुआ दिखेगा, जब हम एक तरीके से वैसे सोच को व्यक्ति को लेकर के आते हैं जो खुद जो है एक तरीके से पावर को एक्वायर करना चाहता है, और साथ ही साथ एक सेल्फिश टाइप के एक तरीके की सोच लेकर के आता है, और एक संकीर्ण जो है
हितों को वो अगर साधना चाहता है। वहीं अगर हम देखें तो कुछ हद तक ही वो जो है अपने आप को जो है समूहों से जोड़ पाता है, उसकी जो है एक एकल जो भावना होती है और स्व के प्रति जो उसकी जो अपनी जो एक तरीके से ज्यादा आग्रह होता है, वो वास्तव में प्रशासन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा और वह इन समूहों के विचारों को अधिक महत्व देने की लिए प्रवृत्त होता है। हमने देखा कि वास्तव में भारत में दो तरह के भारत का वास होता है। एक वैसा भारत जो एक इंडिया के रूप में है, जहां पे एक विकास की एक अच्छी लहर दिखती है, जो ज्यादा अपने आप को विकसित है, और दूसरी एक ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी लोग हैं जो विकास के पैमाने पे कहीं ना कहीं जो है एक पिछड़े हुए हैं, जिसे हम डिजिटल डिवाइड के तौर पे देख सकते हैं। जो जहां एक ओर संपन्नता दिखेगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, और वहीं पर हम देखेंगे कि एक वैसा भी भारत है जहां पे एक विपन्नता और एक तरीके से दरिद्रता की स्थिति भी आपको दिखेगी। तो वास्तव में ये जो दो भारत एक ही भारत में बसते हैं और उनके बीच का जो है एक तरीके से जो खाई है, उसको पाटने का काम तभी किया जा सकता है जब दोनों भागों को उचित प्रतिनिधित्व जो है लोक सेवा में दिया जाए, जहां पर एक शहरी प्रवृत्ति के लोग या फिर शहरी पृष्ठभूमि के लोगों का भी उतना ही जो है एक प्रशासन में सरोकार होना चाहिए या उचित स्थान मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि भारत की आत्मा वास्तव में ग्रामों में बसती है, तो हमें उस ग्रामीण जो है पृष्ठभूमि के व्यक्तियों और ग्रामीण जो है एक सामूहिक विचारों को लेने वाले और सामुदायिकता की भावना से ओतप्रोत व्यक्तियों का भी जो है एक उचित जो है प्रतिनिधित्व लोक सेवा में होनी चाहिए। तभी हम जाकर के भारत को जो है एक संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए हम उसे एक तरीके से प्रेरित कर सकते हैं या उस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज ये हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा विकसित होगा और दूसरा काफी पिछड़ापन होगा, और ये जो पिछड़ापन अगर आता है तो वो वास्तव में एक समाज में असंतोष की भावना लेकर के आएगा, और कहीं न कहीं अगर समाज में एक तरीके से सोशल अनरेस्ट है, एक सामाजिक कलह या सामाजिक अशांति की एक तरीके से स्थिति है, तो वो वास्तव में लोक प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। वो लोक प्रशासन को एक बुरी तरीके से और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि एक सामाजिक दबाव के कारण जो है लोक प्रशासन सतर्क और जिम्मेदार हो जाता है। जब आपके पास में एक तरीके से सचेत नागरिक होंगे, जब लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे, वो ज्यादा वोकल होंगे और ज्यादा पैनी निगाह रखते होंगे, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूकता अगर शो करते हैं, तो वास्तव में लोक प्रशासन को भी एक विजिलेंट होना पड़ता है और लोक प्रशासन एक वास्तव में सक्रियता से कार्य करता हुआ दिखेगा। अदरवाइज वो उसके अंदर में जो है एक तरीके से निष्क्रियता या अक्रियाशीलता की भावना आपको दिखेगी, और वो वास्तव में जो है एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता से प्रशासनिक प्रथाओं को उनके अनुरूप जो है बनाने में एक तरीके से जो है महती भूमिका इसकी होती है। अगर हम वर्ग संरचना, खासकर हम भारतीय समाज की, अगर हम भारतीय प्रशासन की हम बात कर ले कि अगर भारतीय प्रशासन में आखिर सामाजिक पारिस्थितिकी का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो पुनः आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाज वास्तव में एक जो है जातिगत रूप से बटा हुआ समाज है, और इसका प्रभाव जो है हम देखते हैं कि प्रशासन में जब लोग एक आते हैं तो वो भी जो है एक जातीय आधार पे बटे होते हैं। वो जातिगत भावना से कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, जबकि हमारा ध्येय होना चाहिए कि प्रशासन की एक और सिर्फ एक ही पहचान होगी, वो होगी भारतीयता, वो होगी राष्ट्रीयता, वो होगी सामाजिक न्याय की एक तरीके से संकल्पना, वो होगी संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने के प्रति उनकी आग्रह। और इस तरीके की अगर भावना अगर प्रशासन में आएगी, तभी जाकर के वास्तव में जो है एक प्रशासन जो है अपने ध्येयों को एक वास्तविकता के साथ प्राप्त कर पाएगी। अगर हम भारतीय
समाज की वर्ग संरचना या फिर भारत में जो जातिगत संरचना है या जातियों की अगर बात कर ले तो इसमें हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज की संरचना का आधार ही जो है एक तरीके से वर्ण है, और वास्तव में जो कालांतर में जातियों और उपजातियों में जो है परिवर्तित हो गया। जब हमने देखा वर्णाश्रम व्यवस्था जब हमारे पास शुरुआत में आई तो वर्णाश्रम व्यवस्था में यह देखा गया, एक अच्छी बात मानी गई, क्योंकि वर्ण का तो ऐसे एक जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ जो होता है कलर या रंग से होता है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था में हमने देखा कि लोग अपने पेशों के आधार पे जो है एक तरीके से व्यवस्था बनाई गई। जहां तक शिक्षा दीक्षा देने की बात थी वो काम जो है हमारे यहाँ कहा गया कि ब्राह्मण्स ने किया, और साथ ही साथ अगर सीमाओं की सुरक्षा की बात होती है एक तरीके से राजा जो की भूमिका में जो आता है, जो पूरे राज्य का संचालन करता है, उस भूमिका में हमने देखा कि क्षत्रियों को वो भूमिका दी गई। वैसे ही पूरे एक तरीके से वैश्य समाज ने पूरी जो है भारत में एक तरीके से कारोबार को लेकर के जो है उनका उनसे जुड़ाव हुआ, और वैसे ही कुछ ऐसे काम दिए गए जो कि काफी निकृष्ट थे, और इन तीनों वर्गों की सेवा के लिए जिसे एक तरीके से माना गया उन्हें शूद्र कहा गया। मैं किसी भी स्तर पे इसे जो है एक न्यायोचित या इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक समतामूलक समाज की स्थापना और एक लोकतांत्रिक समाज में और एक तरीके से एक जनतांत्रिक जो है सरकार में उचित जो है एक विकास का और समान अवसर, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है एक तरीके से जो है मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा की गई है, इसे हमने देखा कि उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए, और वो जो है एक तरीके से जो है किसी भी आधार पे जाति, धर्म, एक तरीके से लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसकी अनुच्छेद 15 में जो है भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। साथ ही आप अनुच्छेद 16 में भी देख सकते हैं कि एक जो है लोक नियोजन में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लोगों की जो है एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि समान जो है प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, सभी को समान अधिकार और समान अवसर दिया जाए। ये जो है अवसरों की समानता को लेते हुए जो बंद किए गए हैं अनुच्छेद 16 में, इसे जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने समाज में एक विखंडित समाज में भी जो है एक सामाजिक न्याय की संकल्पना और साथ ही साथ एक जो है अवसरों की समानता और जातिगत या धार्मिक भेदभाव को हमने जो है एक तरीके से निषिद्ध किया है। साथ ही साथ अब यहां देख सकते हैं कि जहां वर्गों के बीच गतिशीलता की अनुमति और मान्यता है, जब एक व्यक्ति अपने कर्मों से और अपने किए गए कार्यों से अगर एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर जाना चाहता है, जिसे एक समाजशास्त्रीय संकल्पना में एक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता हमेशा जो होती है वो वास्तव में एक तरीके से जो होता है वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, यानी एक व्यक्ति अगर चाहे तो वास्तव में वो अपने कर्तव्यों से और अपने कामों से जो है वर्गों में जो है एक परिवर्तन कर सकता है, यानी एक निचले वर्ग से ऊपरी वर्ग की ओर जा सकता है, जिसे समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता की सिद्धांत कहा गया है। और वो वास्तव में सामाजिक गतिशीलता एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए और वास्तव में ये नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसे मुक्त प्रणाली कहा जाता है, यानी कि एक ओपन सिस्टम कहा जाएगा अगर एक व्यक्ति अपने स्टेटस को, अपने क्लास को चेंज करने में सफल होता है। लेकिन वहीं जहां ऐसी गतिशीलता यानी कि सामाजिक जो है गतिशीलता की अनुमति नहीं है और दुर्लभ है, इसे एक तरीके से बंद प्रणाली यानी कि क्लोज जो है एक मॉडल कहा जाएगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वास्तव में भारतीय समाज जो है एक बंद प्रणाली यानी एक क्लोज्ड जो है एक सिस्टम के तौर पे आता है। और हमारे यहाँ वास्तव में जो है सामाजिक गतिशीलता की जो भावना है या उनके जो मूल उद्देश्य है और जो ऊर्ध्वाधर जो है एक तरीके से गतिशीलता होनी चाहिए, उसमें जो है हमें परेशानी होती है। लोग आर्थिक रूप से भले ही सशक्त हो जाए, बट उनकी जो एक जातिगत पहचान होती है वो हमेशा उनको एक तरीके से परेशान करती है और वास्तव में वो एक सामाजिक कलंक के तौर पे उस पर एक सोशल स्टिग्मा के तौर पर हमेशा उसका साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए कहा जा सकता है कि आप जो है एक तरीके से जो है
अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं, लेकिन वर्गों को बदल सकते हैं लेकिन आप जो है अपनी जातियों के बेड़ी से बाहर नहीं जा सकते। यानी कि जातिगत पहचान जो है वो आपकी हमेशा वैसे रहेगी। इसी लेकर के आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जो है इसका विरोध किया करते थे और उन्होंने कहा कि समतामूलक समाज की स्थापना तब तक नहीं हो सकता है जब तक पूरी भारतीय समाज जो है जातियों में एक तरीके से विभक्त होगा। जब तक हम अपनी जातीय सोच से ऊपर उठ करके एक समतावादी समाज की स्थापना नहीं कर लेते हैं, तब तक भारत के जो भी एक जो है संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, जिसके संविधानों में जो है बड़े बड़े शब्दों में उल्लेख किए गए हैं, उसकी प्राप्ति जो है वास्तव में जो है एक तरीके से काल्पनिक ही मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देख ले कि भारतीय जाति व्यवस्था एक बंद जो है वर्ग समाज है, अभी हमने इसकी चर्चा की, जबकि यूएसए की जो एक सोसाइटी है वो एक ओपन तरह की एक क्लास सोसाइटी है, जहां पे लोग अपने एक तरीके से आर्थिक स्थिति को बदलते हुए वो अपनी सामाजिक स्थिति को भी परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही एक बंद वर्ग व्यवस्था या जातियां सांप्रदायिक और समूह विचार प्रशासन के व्यवहार को प्रभावित करती है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में विजिट करना, तो अक्सर आप उसकी टाइटल पे बड़ा गौर करते हैं, आपकी बिरादरी क्या है, और आप अक्सर लोग देखते होंगे कि जिस बिरादरी से कोई व्यक्ति है वो उसी बिरादरी के लोगों के साथ, उसी अधिकारी के साथ अपनी बातों को रखना चाहता है और वहां पर एक जो है एक जातीयता के आधार पर उससे जो है अपने कुछ पर्सनल फेवर चाहता है। और बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग जो है लोक सेवा में आने के बाद भी अपनी जातिगत सोच से ऊपर नहीं उठते हैं, और ये वास्तव में जो है एक तरीके से जो है बड़ी जो है एक विडंबना है और बड़ी जो है एक नकारात्मक जो है एक स्थिति है और सोच है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो परिदृश्य है कि प्रशासन के खिलाफ एक विशेष वर्ग या जाति पक्ष लेने और दूसरों को अनदेखी करने का आरोप होता है। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, तो हम इस विकास के जो चरण है या विकास के जो एक तरीके से सहभागिता होनी चाहिए लोगों में, वो सर्वांगीण होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों की उसमें जो है एक तरीके से भागीदारी होनी चाहिए, अन्यथा ये विकास जो है एक तरीके से एक्सक्लूसिव जो है एक तरीके से डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी एक के हितों को प्राप्त करने के लिए दूसरे के हितों को त्याग देना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी। समावेशी विकास में हम कह सकते हैं कि अगर हम अंत्योदय की अगर हम बात करें, तो अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को भी जो है अपने विकास को और अपनी जो है स्थिति को और अपने जीवन को एक गरिमापूर्ण बनाने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है या फिर वो जितना भी समाज में एक सशक्त भूमिका में क्यों न हो और एक स्थिति उसकी बहुत ही ज्यादा मजबूत क्यों न हो। तो इस स्तर पे हमने देखा कि वास्तव में जो है एक सामाजिक पारिस्थितिकी प्रशासन पे किस तरीके का प्रभाव डालती है। अब हम दूसरी कारक की ओर जाएं, जो हमारे पास में दूसरा एक बिंदु दिया गया है पारिस्थितिकी और प्रशासन में। वो दूसरा बिंदु हमारे पास में है प्रशासन और आर्थिक पारिस्थितिकी। क्या वास्तव में जो हमारी जो आर्थिक जो प्रणाली है या फिर आर्थिक जो एक तरीके अर्थव्यवस्था की जो एक स्थिति है, क्या इसका भी प्रभाव जो है हमारे लोक प्रशासन पे पड़ता है? तो इसका उत्तर है डेफिनेटली, इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि वास्तव में अब जो समाज है एक नव उदारवादी विचारधारा और एक नव उदारवादी विश्व मतलब विचारधारा से पूरी विश्व जो है एक तरीके से जो है शासित हो रही है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक आर्थिक स्थिति ही अभी जो है आपकी जो है एक स्थिति को पूरे जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आपकी स्थिति को मजबूत करेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि आज आपकी जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जितनी सशक्त होगी, उतनी ही आपकी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पूछ भी होगी और लोग उतना ही आपको जो है जो भी शक्तियां हैं और अलग अलग जो राष्ट्र है वो आपको उतनी ही महत्ता देगी। तो यहां हम इसकी शुरुआत करते हैं कि प्रशासन आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होता है और वास्तव में ये होता है, ये एक तरीके का तथ्य है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों वाले देश में
प्रशासक सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन एक विकसित देश का प्रशासन संसाधनों की प्रचुरता के कारण कार्यक्रमों और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास संसाधनों की एक तरीके से कमी है तो वास्तव में लोक प्रशासन के बनाए गए नीति और कार्यक्रम जो है एक निष्फल या असफल हो सकते हैं। वो अपने जो है एक तरीके से इष्टतम जो है एक उद्देश्य और इष्टतम जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक तरीके से असफल साबित हो सकता है या सिद्ध हो सकता है। वैसे ही अगर हम देखें विकसित राष्ट्रों में जहां पे एक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था काफी जो है सशक्त होती है, उन लोक प्रशासन में जो वहां के जो पब्लिक पॉलिसीज या फिर एक पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं वो वास्तव में सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास में संसाधनों की कमी नहीं होती है। और यही कारण है कि वास्तव में कोई भी लोक नीति या कार्यक्रम बिना वित्त के सहारे वो जो है एक तरीके से महज जो है एक यूटोपियन एक माना जाएगा, एक दिवा स्वप्न माना जाएगा, क्योंकि बिना वित्त के किसी भी कार्यक्रम को हम जो है लागू नहीं कर सकते। तो ये वित्त या बजट या उसके लेकर के जो एक धन का आवंटन होना चाहिए, अगर ये आपके पास में बड़े बेहतर हैं तो वास्तव में लोक प्रशासन और आपके लोक नीति और लोक कार्यक्रम भी उतने ही एक सफलता की ओर लेकर के जाएगी। दूसरी बात अगर हम ये कर सकते हैं कि इसके अलावा एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रशासन का दायरा अधिक होगा, जबकि एक खुली अर्थव्यवस्था में प्रशासन के पास कम गुंजाइश होगी, क्योंकि यहाँ पे एक निजी प्लेयर्स भी जो है प्रमुख खिलाड़ी हैं। जैसा कि आपको पता है जब हमारे भारत में भी एक लाइसेंस और परमिट राज की व्यवस्था थी, तो यहाँ पे हमने कहा था कि सरकार के पास में बहुत ज्यादा वर्क थे काम करने के लिए, क्योंकि हमने ये भी एक दृष्टिकोण देखा था कि सरकार जहाँ लोक प्रशासन निजी प्रशासन में जब हमने अंतर स्थापित करते हुए इस बात की भी चर्चा की थी कि वास्तव में सरकार जहां कार्य करती है वहां पर उनकी एक मोनोपोली या वर्चस्व होती है। तो वास्तव में जब आपकी अर्थव्यवस्था बंद होगी, यानी कि क्लोज्ड एक जो है आपकी इकोनॉमी होगी, तो वहां की जो लोक प्रशासन है वो ज्यादा सशक्त होगी, वो ज्यादा वर्चस्वशाली होगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्य स्वयं ही करती है। निजी पार्टियों और निजी क्षेत्रों को उसमें भूमिकाएं कम दी जाती है। भारत में अगर हम प्री एलपीजी की हम बात कर ले तो जब हम लाइसेंस परमिट राज की जिसकी हमने चर्चा की, वहां पर लोक प्रशासन के दायरे काफी विस्तृत हुआ करते थे। उनके जो काम करने का जो तरीका था वो एक तरीके से वर्चस्व वाली थी, एक मोनोपोलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम करते थे। लेकिन जैसे ही पोस्ट हम एलपीजी की बात कर ले, यानी कि उदारीकरण के पश्चात की जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, वास्तव में यहां पर हमने लोक प्रशासन को यह देखा कि इनके दायरे को हमने थोड़ा सा कम किया, क्योंकि सरकार वास्तव में अति बोझिल स्थिति में थी और इस अति बोझिलता के कारण सरकार के दक्षता पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। और जैसा कि हम सरकार से अगर शासन की ओर बढ़ रहे हैं तो शासन के जो तीन जो मुख्य एक स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं, जिसमें हम राज्य, बाजार और नागरिक समाज की चर्चा करते हैं, तो हमने ये देखा एक तरीके से ये आग्रह भी की गई कि हम नवीन जो लोक प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं उन्होंने भी ये बात कही, जहां पे सरकार एक अच्छा कार्य नहीं कर सकती है उन कार्यों को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाए। तो इस तरीके से अब जो है एक शासन की संकल्पना एक जो है सहकारी प्रयास है, एक सहभागी प्रशासन की बात होती है। और यही कारण है कि आजकल जो है लोक निजी भागीदारी की संकल्पना को बड़ा ही जो है एक प्रभावकारी एक तरीके के तौर पे एक उपकरण और एक रणनीति के तौर पे हम इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। और इसकी एक अच्छे परिणाम भी जो है हम अलग अलग अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी सकारात्मक परिणामों को भी हमने अनुभव किया है। साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं कि कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण में योगदान देकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी नीतियां अच्छी हैं, आपकी आर्थिक नीति, आपके आर्थिक
विदेश से संबंध अच्छे हैं, आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वित्तीय संगठन, जैसे हम बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर ले, विश्व बैंक की बात कर ले, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात कर ले, अगर इसके साथ आपकी जो नीतियां बनी हुई हैं, जो पॉलिसी आपने डिजाइन किया है वो बड़ी अच्छी है, तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और जब आपको अलग अलग देशों से आपके पास में एफडीआई या फिर आपको लोन्स या ग्रांट्स मिलेंगे, तो वास्तव में आपको काम करना और अपने आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में जो है एक तरीके से एक बड़ी आसानी होगी, और वो आपके लिए जो है बड़ा एक जो है संबल बन सकता है। इन अर्थों में हम देखा जाए तो वास्तव में हमारे यहां जो है, अगर हम विदेशों से एक तरीके से विदेशी धन को लाना चाहते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लाना चाहते हैं, तो हम ये होगा कि हमारे पास में पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है जैसे कहा जाता है कि आधारभूत संरचना अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पॉलिसीज और इंडस्ट्री को लगाने के लेकर के है, टेक्नोलॉजी को लाने के लेकर के है, वो काफी सरल होनी चाहिए, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक जो है सिंगल विंडो जो है एक तरीके का सॉल्यूशन, जैसे कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर सभी तरीके के समस्याओं का निदान होना चाहिए। इन स्थितियों को अगर हम लेकर के आते हैं तो वास्तव में जो है ये अर्थव्यवस्था को सकारात्मक प्रभाव दिखलाता है। इसका मतलब ये भी है कि जब आपकी औद्योगिक आर्थिक नीति एक अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है, वो वास्तविक है, एक फिजिबल है, तो आपके पास में धन की कमी नहीं होगी, बल्कि विदेशी प्लेयर्स का भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा और वो आपके यहां जो है एक तरीके से निवेश करना और इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं, यदि प्रशासन कुशल और प्रभावी है तो विकास और विकास होगा, साथ ही साथ इस प्रकार समग्र अर्थव्यवस्था जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि प्रशासन एक अच्छा है, प्रशासन की नीतियां अच्छी है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना लाजमी है। ये एक जो है सहज जो है इसकी अभिव्यक्ति आपको होती हुई दिखेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब हम अपने तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। हमने सामाजिक पारिस्थितिकी को देख लिया, हमने जो है एक आर्थिक पारिस्थितिकी को देखा, और अब हम लेकर के चल रहे हैं तीसरी कि प्रशासन और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रॉबर्ट डाल ने भी ये बातें कही थी कि वास्तव में लोक प्रशासन क्यों नहीं एक विज्ञान बन सकता है, तो उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन सबसे पहली बात है यह संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, संस्कृति आबद्ध से एक संकल्पना है। इन अर्थों में इसकी एक तरीके से संपूर्ण वैज्ञानिकता और या फिर एक तरीके से मूल्यों को अलग रखते हुए सिर्फ तथ्यों पर आधारित एक विज्ञान की, जिसे लेकर के एक लोक प्रशासन प्रयासरत रहा है, इसकी प्राप्ति जो है एक तरीके से वैसी ही हो जाएगी कि किसी शरीर से उसके आत्मा को ही निकाल देना। तो बिना आत्मा के अगर किसी तरीके से, अगर जिस तरीके से शरीर की कोई एक तरीके से महत्व नहीं है या उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना मूल्यों को शामिल किए एक प्रशासनिक निर्णय को लेना और सिर्फ तथ्यों पर आधारित निर्णय निर्माण करना, या उनको जो है एक सिर्फ तथ्यों पर ही अधिक जोड़ देना और मूल्यों को जो है एक तरीके से अलग कर देना या अलग थलग रखना, ये इसके लिए कभी भी एक संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि प्रशासन वास्तव में समाज का एक तरीके का जो है एक तरीके से मान लिया जाए कि उपभाग होता है, और जैसा समाज होगा वैसी ही जो है हम एक तरीके से जो है एक प्रशासन होगा। और हर एक समाज की अपनी कुछ जो है सांस्कृतिक पहचान होती है, और उन सांस्कृतिक पहचान का हमारे लोक प्रशासन पे उसका प्रभाव पड़ना एकदम लाजमी है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं कि चूंकि लोक प्रशासन संस्कृति से बंधा होता है या अपनी उसी पर्यावरण से आकार लेता है, इसलिए विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों या वातावरण में अपनी विशिष्ट विशेषताओं को भी जो है एक तरीके से विकसित करता है। यही बात अगर हम कहते हैं, इसी बात को हम ये कहें कि विश्व के एक राष्ट्र की लोक प्रशासन दूसरे राष्ट्र के लोक प्रशासन से अलग है, तो उसका कारण है उसकी सांस्कृतिक एक तरीके से पहचान अलग है, उसकी सांस्कृतिक विशेषता अलग है। इसी कारण से एक प्रशासन
एक विश्व के एक खंड का, एक राष्ट्र का जो है लोक प्रशासन दूसरे खंड के या दूसरे राष्ट्र के लोक प्रशासन से, इसके बीच में जो है एक विभेद या फिर एक तरीके से अलगाव महसूस करता है। दोनों का अपना अलग अलग जो है प्रशासनिक मूल्य हो सकते हैं, सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, उनकी भावनाएं सामुदायिक हो सकती है, कोई एकल भावना से संचालित हो सकता है। तो वास्तव में ये सारी चीजें संस्कृति और समाज से ही जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संगठनों में स्पष्ट समानता है, फिर भी उनके अनौपचारिक और व्यवहारिक पैटर्न में काफी विविधता है। प्रत्येक अपनी सामाजिक संस्कृति द्वारा आकार में आते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है एक समाज के द्वारा ही उसे गढ़ा जाता है। जैसी जिसकी संस्कृति होती है उसी के हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और संस्कृति वास्तव में, जैसे हम कहते हैं कि संस्कृति है क्या वास्तव में, तो जैसे कह सकते हैं कि व्हाट वी आर, एक संस्कृति जो होती है एक वास्तव में जीवन जीने की एक शैली होती है, वो व्यक्तित्व से काफी गहरा जुड़ा हुआ होता है और वास्तव में उस व्यक्तित्व को एक तरीके से अलग तरह का जो है प्रभाव देगा, अलग तरह की उसकी सोच और अलग तरह की उसकी आपकी जो है विशेषताएं आपको जो है झलकाएगा। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इन विविधताओं के कारण भी जो है फ्रेडरिक्स ने सामाजिक संरचनाओं को 3 प्रकारों में उन्होंने वर्गीकृत किया। जैसे उन्होंने पहली बात कही फ्यूज्ड एक तरीके से सोसाइटी हो सकती है, दूसरी उन्होंने कही कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी हो सकती है और तीसरी उन्होंने कही कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी हो सकती है। तो ये जो फ्यूज्ड है ये वास्तव में एक पारंपरिक समाज होता है और ये जो एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है वो वास्तव में एक विकासशील समाज होता है। और वैसे ही एक जो इसको हम डिफ्रैक्टेड या एक तरीके से विवर्तित समाज कहते हैं वो वास्तव में एक विकसित समाज होगा। और इनके बीच जो अंतर क्या होता है कि एक तरीके से फ्यूज जो सोसाइटी में होते हैं उसमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन या फिर एक ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कार्यों को करते हैं, यानी एक कार्यों में विशिष्टीकरण की भावना नहीं होती है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि इसमें विकसित समाज के भी कुछ गुण पाए जाएंगे और साथ ही साथ ये जो है एक पारंपरिक समाजों को भी कुछ गुणों को लेता हुआ रहेगा। भारतवर्ष में अभी भी जो है कुछ लोग हवाई जहाज में या फिर एक तरीके से अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अभी भी समाज में जो है बैलगाड़ियां और एक तरीके से टांगे का प्रयोग एक तरीके से प्रचलन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत जो है एक विकसित समाज की एक भावना को भी और उसकी स्थिति को भी अपने आप को व्यक्त करता हुआ दिखेगा। वो सारी जो है एक तरीके से जो विकास के गुण हैं वो आपको मिलेंगे और इस साथ ही साथ जो है अपनी हमारी जो पारंपरिकता है वो भी इसमें झलकेगी। वैसे ही हम देख सकते हैं कि जहां तक एक विवर्तित यानी कि एक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की हम बात कर ले तो इस सोसाइटी में हर एक कार्यों का जो है एक विशिष्टीकरण होता है। हर एक संगठन या संस्था अपने कार्यों को विशिष्ट रूप से करती है, उनके बीच में कार्यों का स्पष्ट जो है एक विभाजन होता है और एक तरीके से उनके कार्यों में एक स्पष्ट डिमार्केशन यानी सीमांकन होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो है विकास जो है काफी ज्यादा जो है एक तरीके से परिष्कृत रूप में हमें दिखाई पड़ती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक श्रेणी में प्रशासन की विशिष्ट जो विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। अगर आप एफडब्ल्यू डिक्स की स्टडी को आप देखेंगे तो उन्होंने इस 3 तरह के समाज के विशेषताओं को भी अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, उसे अलग अलग दिखलाया है कि क्या खासियत होती है। साथ ही हम संस्कृति से बंधे प्रशासन के अगर हम कुछ उदाहरणों की हम चर्चा कर ले, बिना उदाहरण के हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि अफ्रीका में हम विभिन्न संस्कृतियों में रिश्तेदारी संगठन या गृह समाज पाते हैं। वहां पे कॉर्पोरेट रूप से संगठित आवास में सदस्यता के आसपास राजनीतिक संबंधों का आयोजन किया जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहां पर जो एक तरीके का समाज है वो विभिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न जो है रिश्तेदारी संगठन में एक तरीके से होता है और ये एक तरीके से उनका जो है एक तरीके से गृह समाज होता है और उस तरीके से वो संगठित होते हैं। दूसरा अगर उदाहरण हम देखें तो उत्तरी नाइजीरिया में स्थानीय लोगों को सेवा में भर्ती में वरीयता दी जाती है और दक्षिणी नाइजीरिया में लोगों की एक बड़ी संख्या को बर्खास्त कर दिया जाता है। विशेष रूप से अगर हम इबोस की बात करें जिसे हम उत्तरी नाइजीरिया में सेवा से जो है एक तरीके से अलग रखा जाता है, इसके कारण भी जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों है। तीसरी हम उदाहरण की हम बात कर ले कि भले ही भारत में कुछ सिद्धांतों जैसे हम समान प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, दूसरी हम अखंडता और निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता की बात करते हैं, यानी कि ये संवैधानिक मूल्य यानी कि ये सिद्धांत बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हम
हमारे ऊपर भी जो है अंग्रेजों द्वारा जो है एक सिविल सेवा विकसित की गई थी और भारतीय नौकरशाही की जो प्रकृति है और उनकी जो भूमिका है इन 14 मानदंडों में के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि इन आदर्श मानदंडों के संदर्भ में उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं और उन्मुखताओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वास्तव में लोक सेवा को समझना होगा तो अगर उसे समझने का प्रयास करें, उसके आत्मा को अगर हम समझने को प्रयास करें, तो ये जो आपके पास में सामान्य जो एक सिद्धांत है, इस आधार पर जिसे एक तरीके से अंग्रेजों ने हमें दिया, राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत हो, चाहे वो न्यूट्रलिटी यानी कि निष्पक्षता का सिद्धांत हो, चाहे वो एक जो है कॉमन जो है कंपटीशन की बात हो, ये होगी। लेकिन जब तक हम इसको जो है हम उस सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ते हुए जब तक अध्ययन हम नहीं करेंगे, तो वास्तव में भारतीय लोक प्रशासन के अर्थों को और उनकी आत्मा को समझ पाने में हम असफल साबित होंगे। ये भी एक उदाहरण है कि क्यों जो है एक सांस्कृतिक आबद्ध जो है एक संकल्पना लोक प्रशासन की मानी जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें कि पश्चिमी आर्थिक रूप से विकसित देशों में भी, जिन्हें अक्सर एक श्रेणी में बांटा जाता है, लोक प्रशासन एक समान पैटर्न में विकसित और कार्य नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिश और जर्मन प्रशासन के पैटर्न में जो है एक तरीके से जो है भिन्नता पाई जाती है। जहां तक ब्रिटेन में उद्यमी समाज का उदाहरण है, जिसमें प्रबंधन व्यक्तिगत रहने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि एक तरीके से मान लिया जाए कि वो जो है व्यक्तिवादी सोच लेकर के चलता है। और अधिकार के संदर्भ में जहां तक बात है कि एक नौकरशाही अधिरोपण के बजाय व्यक्तिगत सौदेबाजी, यानी कि एक जो है एक पर्सनल जो है एक बार्गेनिंग करता हुआ दिखेगा और उसी को जो है अपने एक डायलॉग के माध्यम से उसे प्राप्त करना चाहेगा। वहीं अगर हम जर्मनी में प्रशासन की एक संस्थागत नौकरशाही की अगर हम बात कर ले, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो है नौकरशाही में जो है एक सामाजिक संगठन का प्रमुख रूप है और यहां पर जो है एक संस्थागत नौकरशाही, एक इंस्टीट्यूशनल नौकरशाही आपको दिखेगी। यहां पे व्यक्तिवादी और व्यक्तिनिष्ठ जो है आपको नौकरशाही की दर्शन आपको नहीं होंगे। इस तरीके से हमने देखा कि वास्तव में ब्रिटेन और जर्मन की भी लोक नौकरशाही अपनी संस्कृतियों से जुड़ाव रखता है और इसी हिसाब से उसकी नौकरशाही की जो है एक अलग अलग स्वरूप और अलग अलग जो है एक विशेषताओं को अपने आप में जो है उसका दर्शन कराता है। अगर हम बात कर ले अगले एक पॉइंट की हम बात करें, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन पे आखिर एक राजनीतिक पारिस्थितिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि वास्तव में लोक प्रशासन का जन्म भी जो है राजनीति विज्ञान से ही होता है और हमारी जो है एक तरीके से मदर डिसिप्लिन, यानी कि एक तरीके से मान लिया जाए कि जो हमारी जननी है वो वास्तव में लोक प्रशासन है और किसी भी लोक प्रशासन की संकल्पना बिना राजनीतिक पारिस्थितिकी के बगैर किया ही नहीं जा सकता है। और जिस तरीके की राजनीतिक पारिस्थितिकी होगी, वास्तव में लोक प्रशासन का स्वरूप जो है वही निर्धारित करेगा, वही जो है उसको स्वरूप देगा और उसी स्तर पर वो अपने आप का वो एक अलग करता हुआ एक तरीके से दिखेगा। तो वास्तव में अगर हम राजनीतिक पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन और राजनीतिक वातावरण का घनिष्ठ संबंध होता है। मैंने पहले भी कहा कि लोक प्रशासन का अगर जन्म जो है राजनीति और एक तरीके से प्रशासन द्विभाजन, जिसे हम पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी कहते हैं, जिसे क्वाइन किया गया था लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन द्वारा, तो उन्होंने भी यही बातें कही थी कि लोक नीति का निर्माण जो है राजनीति का कार्य होता है और लोक नीतियों का कार्यान्वयन जो है वो लोक प्रशासन का कार्य होता है। तो वास्तव में जो एक तरीके से जो नीतियां हैं वो बनाई जाती है तो वो राजनीति कार्यपालिका बनाती है, यानी राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र द्वारा बनाए जाते हैं। यानी वास्तव में ये राजनीतिक पारिस्थितिकी होती है जो नीतियों को बनाती है, उनके मूल्य क्या है उनके हिसाब से अपने जो है उन मूल्यों को लोक नीतियों में अभिव्यक्त की जाती है। उनकी सरकार की अपनी प्राथमिकताएं लोक नीतियों में आपको स्पष्ट रूप से झलकेंगी। हर एक राजनीतिक दल की अपनी कुछ जो है अलग अलग तरीके की राजनीतिक जो है एक विचारधारा होती है, उनकी प्राथमिकताएं अलग होते हैं, उनके लक्ष्य समूह अलग होते हैं, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन जो करता है उस टास्क को अगर असाइन करने का जो भूमिका दिया गया है, जो असाइन किया जाता है, जो कार्य को निर्धारित करता है, जो वो है उनका पॉलिटिकल मास्टर, यानी कि राजनीतिक स्वामी जो होते हैं वही उन कार्यों को देते हैं और
उन कार्यों को एक तरीके से उसकी प्राप्ति और दिए गए कामों को पूरा करना और दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वास्तव में लोक प्रशासन कार्य करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वास्तव में यह कथन अपने आप में सत्ता की ओर ले जाता है कि राजनीति का प्रशासन के साथ में एक घनिष्ठ संबंध होता है, जिसे हम इसके अलगाव को हम कभी भी जो है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लोक प्रशासन की जड़ें देश की राजनीति में खोजी जा सकती है, और जबकि राजनीति का संबंध जो है सरकार से है, सरकारी नीति का व्यवहारिक कार्यान्वयन लोक प्रशासन का रूप धारण कर लेता है, जिसकी चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले की। साथ ही अतः यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन से प्रशासनिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। जिस तरीके की आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, अगर हमारे यहाँ एक तरीके के लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है तो उसका एक तरीके से लोक नौकरशाही और लोक प्रशासन पे उसका स्वरूप भी जो है एक लोकतांत्रिक होगा। अगर हमारे पास में एक जो है निरंकुश जो है राजनीतिक तंत्र है और वो, तो उसका स्वरूप जो होगा, जो लोक प्रशासन का भी जो स्वरूप होगा, वो निरंकुशता को जो है अपने आप में इंगित करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन से जो है प्रशासनिक वातावरण में और उनके परिवेश में परिवर्तन संभव है। साथ ही अब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जहां तक एक तरीके से उनकी वफादारी की अगर हम बात कर ले, तो परिवार, भाषा, धर्म, जाति या जातीय समूह के प्रति वफादारी राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को कम करती है और राजनीतिक अशांति और अस्थिरता की संभावना पैदा करती है। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के निम्न स्तर से जो है लोक प्रशासन के परिणाम जो होंगे वो वास्तव में इस तरीके से होंगे। पहला हो सकता है कि ऐसा समाज सामाजिक कलह का शिकार होगा और ऐसी स्थितियों में राजनीतिक निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। अगर दूसरा, अगर हम एक तरीके से इसका परिणाम को देखें तो यह सत्ता को नौकरशाही की और ऊपर की ओर निर्देशित करता है, यानी कि केंद्रीकरण की व्यवस्था जो है, एक केंद्रीकरण के जो गुण पाए जाएंगे, यानी ये जो है केंद्रीकरण की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरी अगर हम परिणाम की हम बात कर रहे तो नौकरशाही द्वारा निर्णय लेने से उनकी निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ चौथे गणराज्य, यानी मान लिया जाए कि जो अभी जो फ्रांस में है उसको फोर्थ जो रिपब्लिक के तौर पर माना जाता है, तो वहां पर हम देख सकते हैं। साथ ही आधुनिक इटली और कई विकासशील देश में इस श्रेणी में भी जो है एक तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आपकी राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा अगर आप व्यक्तिगत पहचान लेकर के चलते हैं तो उसका जो है एक नकारात्मक प्रभाव जो है आपके एक तरीके से लोक प्रशासन पे दिखेगा। और हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में हमारी राष्ट्रीय जो अस्मिता है और राष्ट्रीय जो पहचान है और राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धता है उसके प्रति लोक प्रशासन ज्यादा से ज्यादा कार्य करे, न कि एक तरीके से जनहित की मामलों को तिलांजलि देते हुए अपने स्वहित के लिए और संकीर्ण हितों के लिए कार्य करे। अगर हम एक व्यक्ति अपने एक मान लिया जाए इस तरीके से कि वो अपने संकीर्ण हितों या एक तरीके से स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा, तो वास्तव में वो जो है लोक प्रशासन के लिए एक जो है एक मान लिया जाए कि विखंडन और साथ ही साथ जो है विचलन की स्थिति को लेकर के आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले कि अगर समानता है और तो लोक प्रशासन पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर हम इक्वेलिटी की बात करें तो एक आधुनिक समाज में भर्ती समानतावादी सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात व्यक्ति की क्षमता या उपलब्धि पे हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिया गया है। अगर हम एक तरीके से लोक नियोजन में समता की या अवसर की समता की हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की हमने बात किया, आर्टिकल 16 की हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जबकि एक पारंपरिक समाज में एक वर्णात्मक मानदंड यानी वर्ग, स्थिति, नस्ल, भाषा, जाति आदि ने सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती का आधार बनाया है। आपने देखा होगा कि पहले भी ब्रिटिश सरकार की जो एक तरीके से लोक नौकरशाही थी या लोक सेवा थी, वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक जो है ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी कि कुछ पढ़े हुए और कुछ जो है समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग ही जो है उसके एक तरीके से जो है उसके भाग बन सकते थे या
उसका जो अंग बन सकते थे या उनकी नियुक्ति उस रूप में की जा सकती थी। हमारे यहाँ भी जब आईसीएस की संकल्पना थी तो वहां पर भी हमने देखा कि वो पहले जो पद होते थे आईसीएस के, जो एक तरीके से बड़े एक शीर्ष स्तर के पद होते थे, वो एक तरीके से भारतीयों के लिए उस पर जो है निषेध किया गया। और बाद में हमने इसके लेकर के काफी प्रयास किया कि वास्तव में वो जो एक शीर्ष स्तर है उसे जो है हम कैसे जो है भारतीयों के लिए खोले, जिसे हम इंडियनाइजेशन ऑफ जो है एक पब्लिक जो है सर्विसेज के तौर पर हम जानते हैं। तो इस स्तर से हम ये मान सकते हैं कि जो एक समतावादी गुण है या एक तरीके से मूल्य है, वो एक लोक प्रशासन को वास्तव में जो है एक तरीके से जो है सकारात्मकता देती है और एक संसदीय लोकतंत्र की सफलता और एक समतामूलक और एक तरीके से भेदभाव रहित लोक प्रशासन को सुनिश्चित करती है। आज के लिए हम अपनी चर्चाओं को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम पुनः अपनी इसी चर्चा को पारिस्थितिकी और राजनीति से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे और हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में लोक प्रशासन पे राजनीति का गहरा प्रभाव क्यों होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः इसी समय हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।